आइए बेटा, हम लोग प्यूरिफिकेशन का छोटा सा टॉपिक है, उसका जरा डिस्कशन आज कर लें उनके क्वेश्चंस का, जिनमें पहला क्वेश्चंस सामने आपके स्क्रीन पर है। कह रहे फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने फ्रेग्रेंस होते हैं जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, वो स्टीम वोलाटाइल होते हैं। एसेंशियल ऑयल इनको कहा जाता है। कौन सा ऑयल कहा जाता है भैया? एसेंशियल ऑयल कहा जाता है। और ये सब के सब कैसे होते हैं? स्टीम वोलाटाइल होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर स्टीम वोलाटाइल होंगे तो इन्हें हम कौन से डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन से अलग किया जाएगा इनको। कह क्या रहे हैं? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। कह रहे हैं दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन स्टीम के साथ उड़ते हैं, क्योंकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है एट रूम टेम्परेचर, बट आर मिक्सिबल विद वाटर वेपर, यानी स्टीम के साथ मिक्स होते हैं इन वेपर फेज। अ सुइटेबल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ऑयल्स फ्रॉम द फ्लावर। इनको अगर हमें अलग करना है तो अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, आपको पता है कि लिक्विड से लिक्विड को अलग करने का मेथड जो है वो डिस्टिलेशन का होता है। डिस्टिलेशन में हम लोग कौन कौन सा मेथड पढ़ते हैं? एक सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तीसरा पढ़ते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, और चौथा पढ़ते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो इन्हें हम स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। कारण क्योंकि ये स्टीम के साथ वोलाटाइल तो हैं, उड़ते तो हैं, निकलते तो हैं, लेकिन जब इन्हें कंडेंस किया जाता है तब ये मिसिबल नहीं बल्कि इमिसिबल होते हैं, तब ये पानी में मिक्स नहीं होते हैं। फिर हम सेपरेटरी फिनल लगा करके इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेटरी फिनल का पूरा मेथड आपको बताया जा चुका है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? स्टीम डिस्टिलेशन। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग भाई। कह ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ कोर्ट केस द जज ने सस्पेक्ट किया दैट कि सम चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट्स हैड बीन कैरिड आउट। ही आस्क्ड द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट टू चेक द इंक यूज्ड at two different places. According to you, which technique can give the best results? सवाल क्या है जरा इसको आप समझिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ बेटा, इसमें सवाल क्या है जरा सवाल को आप समझें। क्वेश्चन ये है कि कोई डॉक्यूमेंट था, दस्तावेज जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया। इसमें कुछ लिखा गया था सपोज, ठीक है। बीच बीच में इसमें दूसरे इंक का इस्तेमाल किया गया। जाहिर सी बात है कि उसमें करेक्शन करने के लिए किसी दूसरे इंक का इस्तेमाल किया गया होगा दस्तावेज को करेक्शन करने के लिए। हम अगर अपनी आंखों से देखें या आप अगर अपने नॉर्मल आंखों से देखें तो आपको सारी स्याही एक ही रंग की दिखाई पड़ेगी, लेकिन जज ने सस्पेक्शन के आधार पर बोला कि भाई आप ऐसा करिए, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजिए और पता करे वो कि दोनों इंक एक ही हैं या दोनों इंक अलग अलग हैं। ध्यान दें, अगर इंक से इंक को अलग करना है, ट्रेसेस में अगर सब्सटेंसेस मौजूद हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रोम के आधार पर इनकी ग्राफी करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक which can separate one ink from other ink of same color। एक ही कलर के अगर दोनों इंक होंगे तो दोनों इंक को अलग अलग कर देगा, क्योंकि दोनों का आरएफ वैल्यू अलग अलग होगी। रन कराया जाएगा प्लेट पर, टीएलसी प्लेट पर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जब इसका कराया जाएगा, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट पर जब रन कराया जाएगा तो दोनों इंक अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप जगह से तो 3-4 जगह से उठा करके सैंपल एक में मिक्स करके इसको दौड़ाया जाए, अगर एक ही रंग का होगा तो एक ही इल्यूजन आएगा। अगर दो इंक इस्तेमाल किए होंगे तो दोनों का इल्यूजन अलग अलग आएगा, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर जाकर के दोनों रुकेंगे और आरएफ वैल्यू निकाल करके हम बता सकते हैं कि दोनों इंक अलग अलग थे, एक ही इंक का इस्तेमाल नहीं हुआ, दो इंक का इस्तेमाल हुआ है। यही सवाल है इसमें। तो कह रहे साहब कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज होगा? नहीं साहब। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज होगा? नहीं साहब। इसमें कौन सा यूज होगा?
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। स्पष्ट? अगला क्वेश्चन देखें जरा। करें मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हमें क्या करना भैया, मैच कराना है। करें टू सॉलिड व्हिच हैव डिफरेंट सॉल्बिलिटीज इन अ सॉल्वेंट एंड व्हिच डू नॉट अंडरगो रिएक्शन व्हेन डिसॉल्व। दो सॉलिड लिए गए हैं, दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, दोनों को हमें सेपरेट करना है। जाहिर सी बात है कि अगर सॉलिड हैं और सॉलिड को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, इनका सोल्यूशन बनाएंगे, दोनों की सॉल्बिलिटी अलग अलग होगी और फिर इन्हें क्रिस्टलाइज कराएंगे। जिसकी सॉल्बिलिटी कम होगी वो पहले क्रिस्टलाइज होगा, जिनकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी वो बाद में क्रिस्टलाइज होंगे। यानी कि हम सॉलिड को सॉलिड से अलग करने का जो मेथड अपनाते हैं वो कौन सा मेथड है, मुख्य रूप से क्रिस्टलाइजेशन मेथड। हाँ, अगर दोनों में से कोई एक सब्लिमेबल नेचर का है तो हम सब्लिमेशन की विधि अपनाते हैं बेटा। ओके, तो इसमें जो पहले वाले का ए का जो मैचिंग होगा भैया, देखिए क्रिस्टलाइजेशन है कहीं, यस ये है, ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड होगा इसका। कह रहे हैं लिक्विड दैट डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो रहा होता है तो हम कैसे उसको सेपरेट करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन से। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देते हैं। यानी जब बाहर का प्रेशर आप कम कर देंगे तो प्रेशर कम करने पर अपने बॉइलिंग पॉइंट से वो नीचे ही इवेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बाहर का प्रेशर अगर कम करके आप डिस्टिलेशन कराते हैं तो ऐसे विधि को कहा जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो सेकंड वाले का जो मैचिंग होगा भैया ये होगा फोर्थ, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। करें स्टीम वोलाटाइल लिक्विड। जाहिर सी बात अगर कोई लिक्विड स्टीम के साथ उड़ रहा है और बाद में कंडेंस करने पर पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है तो ऐसे लिक्विड को हम सेपरेट किस विधि द्वारा करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। तो इनका भैया हो जाएगा ये पहला, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, टू लिक्विड्स व्हिच हैव बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोज टू ईच अदर। अगर वेरी वेरी क्लोज हैं तो हम इसी डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे डिस्टिलेशन को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इनका भैया जो ऑप्शन करेक्ट होगा, टू लिक्विड्स व्हिच हैव बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर, इनका होगा ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? टू लिक्विड्स विद लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर दो लिक्विड हम लेकर चल रहे हैं और उनमें बॉइलिंग पॉइंट का अंतर ज्यादा है तो ऐसे केस में जो हम इस्तेमाल करेंगे बेटा सिंपल डिस्टिलेशन। तो ई का हो जाएगा ये थर्ड। तो अब अगर आप यहां देखें तो ए का कौन सा हुआ भैया, ए का हो गया फिफ्थ, बी बी का हो गया फोर्थ। ठीक है, फोर्थ। सी सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी डी का हो जाएगा बेटा सेकंड। ये आंसर हमारा निकल करके आएगा, मैच करा लीजिएगा जो भी आंसर इसमें मैच कर रहे हो। आई थिंक पहला आंसर मैच कर रहा है। ओके, अच्छा इसमें ई भी है, ई को भी टू लिक्विड्स आप लार्ज डिफरेंस, तो ई का हो जाएगा थर्ड, ई का थर्ड हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ई का थर्ड। ये भी सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है बेटा। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कैन सिंपल डिस्टिलेशन कैन हेल्प इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर्स ऑफ प्रोपेन वन ऑल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 97 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड प्रोपेनोन जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 56 में और 97 में देखें तो 30 डिग्री से ऊपर का अंतर है, 30 के आसपास। जब 20 से 30 या 30 से ऊपर के डिफरेंसेस होते हैं तो ऐसे लिक्विड्स को हम सेपरेट करते हैं किसके द्वारा भैया, सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा। ये बात देखिए दूसरे लाइन में बोला गया, लिक्विड विद अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन।
सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा क्या कर रहा है, उसको और थोड़ा व्याख्या दे रहा है, उसे और एक्सप्लेन कर रहा है। स्पष्ट? तो ए और आर दोनों करेक्ट हैं और जो आर है वो एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? पहला। चेक कर लीजिए चारों में से। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, पांचवें पर। कह रहे इन कैरियस मेथड, कैरियस ट्यूब, द कंपाउंड ClCH2 COOH was heated with fuming nitric acid and silver nitrate after filtration and washing a white PPT was formed। जाहिर सी बात है कि अगर हीट किया गया इसको तो बनाएगा क्या? अगर हम इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो इसमें NaX मौजूद होंगे और NaCl बनेगा, और हम अगर AgNO3 इसमें डालेंगे तो AgCl का वो व्हाइट PPT आएगा बेटा। ढूंढिए इसमें कैरियस मेथड में ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। कह रहे 0.12 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.22 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 by the usual analysis the percentage of phosphorus in the compound is। ठीक है, हमें परसेंटेज पता करना है। परसेंट ऑफ फास्फोरस इक्वल टू हो जाएगा 62 अपॉन 222 वेट ऑफ Mg2P2O7 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। फास्फोरस के केस में जब हम लोग डिटेक्ट करते हैं, परसेंटेज ज्ञात करते हैं कैरियस मेथड में, तो फार्मूला ये लगाते हैं, क्योंकि जो फास्फोरस होता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में जाकर के कंजर्व होता है और उसका वेट अपान टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, फास्फोरस के 2 मोल देखिए इसमें है, तो एक का 31 होता है, तो 31 को 2 से गुणा करेंगे, 62 अपान 222 इस पूरे का मालिक्यूलर वेट। आप यहाँ पर निकालिए फास्फोरस का परसेंटेज कितना निकल करके आ रहा होगा। ये हो जाएगा 62 अपान 222, ये दिए हैं 0.22 अपान ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट होगा 0.12 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 51.20%। स्पष्ट? इसमें सी आंसर करेक्ट होगा। फार्मूला याद रखिएगा बेटा, फार्मूले में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है इसमें। कह रहे डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स व्हिच डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट बाई। अगर हम डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें चाहे आप कहें डिस्टिलेशन या कह सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, दोनों टर्म एक ही हैं। चाहे डिस्टिलेशन कहें या सिंपल डिस्टिलेशन। तो अगर दो लिक्विड के हमें अलग करना है तो 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जब अंतर होता है तो अक्सर हम सिंपल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 से 40 या उससे ज़्यादा। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाई, हमने आपको HCl करके याद कराया था कि हाइड्रोजन और कार्बन आर एस्टिमेटेड बाई लिबिक्स मेथड। कौन सा मेथड द्वारा भैया? लिबिक्स मेथड के द्वारा। हाइड्रोजन कार्बन डिटेक्टेड बाई एल मतलब लिबिक्स मेथड। स्पष्ट? तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। तो हाइड्रोजन और कार्बन को हम लिबिक्स मेथड के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। वहीं पर नाइट्रोजन का हम ड्यूमा और जेल्डाल मेथड के द्वारा परसेंटेज उसका ज्ञात करते हैं। और इसके अलावा हाइड्रोजन हुआ, फास्फोरस हुए, सल्फर हुए, इन सब का परसेंटेज हम कैरियस मेथड के द्वारा ज्ञात करते हैं। क्लियर? इनका एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन या परसेंटेज ज्ञात करना या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ज्ञात करना। ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन बाय सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, जब हम हाइड्रोजन का सिल्वर नाइट्रेट से टेस्ट करते हैं
द सोडियम एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट HNO3। क्यों हम ऐसा करते हैं? कि ताकि उसके अंदर जो मौजूद सोडियम साइनाइड है ये डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, सोडियम साइनाइड भी डिकम्पोज हो जाए और सोडियम सल्फाइड भी डिकम्पोज हो जाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं, अगर ऐसा ना करें तो ये भी प्रेसिपिटेट देना शुरू कर देंगे AgX के साथ। क्लियर? और तीसरा, हम सोल्यूशन को क्या कर देते हैं और एसिडिफाई कर देते हैं। तो इसमें कारण 3 हैं। कौन कौन? B हो गया, C हो गया और D हो गया। इसमें ढूंढिए, देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया B, C और D। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। करें फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स लेसेग्ने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन विल फेल। किस कंपाउंड के लिए लेसेग्ने टेस्ट नाइट्रोजन का फेल हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि लेसेग्ने टेस्ट नाइट्रोजन का हम तभी करेंगे जब उस कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी मौजूद हों, क्योंकि लेसेग्ने टेस्ट में सोडियम साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। सोडियम साइनाइड तभी बन पाएगा जब नाइट्रोजन के साथ कार्बन मौजूद हो। स्पष्ट? तो इसमें देखिए किसमें कार्बन नहीं है, इसमें देखिए कार्बन है, ये लेसेग्ने टेस्ट देगा। इसमें देखिए कार्बन है, ये लेसेग्ने टेस्ट देगा। इसमें कार्बन है, लेसेग्ने टेस्ट देगा। इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड नाइट्रोजन होने के बावजूद भी लेसेग्ने टेस्ट नहीं देगा। स्पष्ट? एक चीज और आप जान लें, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हैं, तब भी लेसेग्ने टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? समझिए, ये है C6H5N2Cl, क्योंकि जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो इसका नाइट्रोजन क्या होता है? उड़ जाता है। अब जब नाइट्रोजन ही उड़ गया तो जरा बताइए, आप नाइट्रोजन का टेस्ट लेसेग्ने से कर पाएंगे? नहीं। क्यों? 0 से 5 डिग्री पर ही स्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर या हीट करेंगे तुरंत नाइट्रोजन इसमें से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां कार्बन है, उसके बावजूद भी ये लेसेग्ने टेस्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ही गायब हो गया। आप ऐसे समझिए, अगर दूल्हा गायब हो गया तो शादी किसकी होगी? बोलिए, दूल्हा गायब हो गया यहां से। आइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं व्हिच प्रोसेसेस इज सुटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन के प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब अगर एनिलीन पानी के साथ मिक्स है तो इन्हें अलग करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन होता है, क्योंकि ये स्टीम के साथ क्या है? वोलाटाइल होते हैं। स्पष्ट? अगला क्वेश्चन देखें। इन अ लेसेग्ने टेस्ट फॉर सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन द पर्पल कलर फॉर्म्ड इज ड्यू टू। ध्यान रखिएगा, जैसे ये Na2S है, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट में मौजूद है। ठीक है, इसमें हम क्या किए? Na2FeCN5 और ये NO, ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन सोडियम एक्सट्रैक्ट में डाला जाएगा तो ये Na2S जाके इसी के साथ एडक्ट बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स जो बनता है Na4FeCN5NOS, ये कॉम्प्लेक्स बन करके आता है। इसे कहते हैं सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड, इसका जो रंग होता है ये पर्पल कलर का होता है। इसमें देखिए ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? अगले सवाल पे आ जाए। कह रहे मैच द कॉलम विद कॉलम सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हमें मैच कराना है। बिल्कुल आसान, वेरी वेरी इजी। अगर आप यहां देखें, ड्यूमा मेथड नाइट्रोजन के लिए है। इतना चटकता है चल रहा भैया ये, ठीक है।
ज़ेल्डाल मेथड, ये भी नाइट्रोजन के लिए है, लेकिन लास्ट में जो कंपाउंड बनता है इसमें अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, और ड्यूमा में नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है जिसे वॉल्यूम एनटीपी पे हम मेजर करते हैं। इसके लिए जो फार्मूला हम निकालते हैं, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन होता है 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फार्मूला यूज होता है। और इनके लिए जब हम ड्यूमा मेथड में चलते हैं तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन जब हम लेते हैं तो होता है 28 अपान 22,400। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP, ये हमेशा ml में लिया जाएगा, अपान वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्या होता था 100। ये जो मेथड था ये ड्यूमा में था, ये है ज़ेल्डाल्स मेथड में हम ये फार्मूला यूज करते हैं। इसमें जो इंड प्रोडक्ट हमारा बन करके आता है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है बेटा। कह रहे हैं कैरियस मेथड, कैरियस मेथड में जो बन करके आते हैं, इसमें हम कैरियस मेथड में हम सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का टेस्ट कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट से कनेक्शन होगा इसका। होमोलिसिस में फ्री रेडिकल बनते हैं, और होमोलिसिस में, एक मिनट, होमोलिसिस में फ्री रेडिकल बना, ठीक है, और इसमें जो है होमोलिसिस में फ्री रेडिकल बनेंगे बेटा। तो दोनों होमोलिसिस कैसे दे दिए उठा करके, इसका मतलब एक गड़बड़ किए बैठे हैं। इसमें बेटा हमें लग रहा है ये क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल होगा, तभी इसका कौन सा आ जाएगा, डी का ये सेकंड हो जाएगा, सिलिका जेल। क्लियर? ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन गैस होगा, सिलिका जेल इसमें नहीं होगा बेटा। तो इसका जो आंसर होगा इधर देखिए, ए का ये हो जाएगा थर्ड, बी का ये हो जाएगा 5, सी का ये हो जाएगा फर्स्ट, डी का अगर ये क्रोमेटोग्राफी हुआ तो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है, और ई का अगर ये होमोलिसिस है तो इसका हो जाएगा फोर्थ। ये करेक्ट होगा, जो भी इसमें आंसर होगा मैच करा लीजिएगा, फिलहाल यही आंसर करेक्ट होगा। स्पष्ट? चेक कर लीजिएगा भैया। 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing nitrogen on geldelizing required 29 ml of 0.2 normal H2SO4 for complete neutralization of ammonia. The percentage of nitrogen in the compound will be, तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया 1.4। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना है, एसिड का जब आप मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हो जाएगा n इंटू वी के। नॉर्मेलिटी कितनी दी गई इसकी भैया 0.2, और वॉल्यूम कितना लिया गया 29 ml। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हम लोग कितना लेके चल रहे हैं 0.5 ग्राम। क्लियर? इसमें निकल करके आएगा 16.2%। स्पष्ट? चेक कर लीजिएगा। ड्यूमास मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ, याद रखिएगा ड्यूमा मेथड में हम लोग जो नाइट्रोजन को लास्ट में कंसीडर करते हैं वो गैसियस नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा इसको। सल्फर present in an organic compound can be estimated quantitatively by कौन सा मेथड भैया, कैरियस मेथड।
सही है। सल्फर इज सेपरेटेड इजिली फ्रॉम अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज लाइट येलो सॉलिड। तो भैया येलो सॉलिड के रूप में नहीं आता, येलो सॉलिड के रूप में नहीं आता। वो किस रूप में आता है? बेरियम सल्फेट के रूप में आता है, BSO4 के रूप में आता है, वाइट PPT आता है भैया वहाँ पर, उसका वेट हम लोग निकालते हैं। यहाँ येलो सॉलिड नहीं बनता, वाइट सॉलिड बनता है। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट हो गलत है और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें ढूंढिए 16 का। यस, बोथ A and R आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट कैसे हो जाएगा भैया? कह रहे सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी स्टूडेंट क्वांटिटेटिवली बाई कैरियस मेथड। ये तो सही है। सल्फर का हम लोग स्टेटमेंट जो निकालते हैं भैया, ये कैरियस मेथड से ही निकाला जाता है। क्वांटिटेटिवली हम लोग निकालते हैं सल्फर का, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट सेकंड वाला ये गलत होगा। तो इसमें कह रहे से बोथ ए आर करेक्ट, गलत, बोथ ए आर करेक्ट। इसमें ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। इसमें देखिए, इसमें स्टेटमेंट होना चाहिए कि ए इज करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट, ये होना चाहिए बेटा। इसमें बेटा ए करेक्ट होगा और जो आर है ये गलत है। क्यों? हम आपको दिखाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दिया गया जिसमें सल्फर मौजूद है, हम इसको क्या करेंगे? और फ्यूमिंग HNO3 डालें, ठीक है, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दिए हम, या इसको ऑक्सीडाइज करा दिए, एसिडिफाई किए, फ्यूमिक HNO3 हमने डाला। सल्फर जो होगा ये अपने एसिड में कन्वर्ट होगा और सोडियम के साथ साल्ट बनाएगा Na2SO4। इसमें हम बेरियम क्लोराइड का सलूशन डालेंगे। ये बना क्या? बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बन करके आता है। स्पष्ट? अब यहां से आप निकाल सकते हैं सल्फर का। अगर आप यहां देखें तो जब आप परसेंटेज निकालेंगे, परसेंट ऑफ सल्फर इक्वल टू होगा, सल्फर का कितना होता है? 32, 233 माल पर वेट होगा बेरियम सल्फेट का, इनटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये तो फार्मूला आप लगाते हैं। ये कैरियस ट्यूब में सब पूरा काम हो रहा होगा, इसीलिए तो इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं? कैरियस मेथड कहते हैं। इस मेथड से हम हैलोजन, सल्फर और फास्फोरस तीनों का एस्टिमेशन करते हैं। कि जो पहला स्टेटमेंट है बेटा ये सही है। रही बात इसमें करें साहब येलो सॉलिड बनता है, येलो सॉलिड नहीं, इसमें व्हाइट सॉलिड का प्रिपरेशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा क्या है? इनकरेक्ट है। अब इसको सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से भैया। द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव अ ब्लू कलर इन लेसेग्ने टेस्ट। ब्लू कलर इन लेसेग्ने टेस्ट का मतलब कि नाइट्रोजन की टेस्टिंग हम करने चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप एनिलीन को देखें तो इसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। ग्लाइसिन को देखें, NH2 CH2 COOH, इसमें भी देखिए नाइट्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजीन NH2 NH2, क्या इसमें कार्बन है? नहीं है, तो ये लेसेग्ने टेस्ट नहीं देगा। यूरिया देगा, यूरिया देगा। स्पष्ट बात। अगला देखिए भैया, 0.32 ग्राम ऑफ अनऑर्गेनिक कंपाउंड containing sulfur produces 0.233 gram of barium sulfate, then the percentage of sulfur in it is, तो परसेंट ऑफ सल्फर इक्वल टू हो जाएगा 32/233
इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, तो हो जाएगा 32 अपॉन 233। बेरियम सल्फेट का वेट कितना दिए हैं 0.233, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिए 0.32 इंटू 100। इसको निकालेंगे, निकले कितना आएगा भैया ये 10%। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ रेड एंड ब्लू लिंक कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंपोनेंट्स बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पढ़िए, द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक्स माइग्रेट्स एट डिफरेंट रेट्स because paper selectively retains different components according to the difference in their partition between two liquid phases। बिल्कुल करेक्ट, यही कॉन्सेप्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, यही कॉन्सेप्ट ही है, यही प्रिंसिपल ही है। इस प्रिंसिपल पर भी बेस्ड बात हो रही थी, नहीं कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हुआ और दूसरा इसी का वेल एक्सप्लेनेशन है बेटा। इसमें स्टेटमेंट पहला करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। Which one of the following is not used for the purification of solid impurities? सॉलिड इम्प्योरिटीज के लिए हम सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्लिमेशन हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे ठोस जो मेन कंपाउंड हमारा है और उसके साथ इम्प्योरिटीज लगी हों, दोनों में से कोई भी एक सब्लिमेबल नेचर का हो तो हम सब्लिमेशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दोनों की सॉल्बिलिटी अलग अलग है, पानी में या किसी पर्टिकुलर या सुटेबल सॉल्वेंट पे हम घोल करके देखते हैं, अगर दोनों अलग अलग रेट से सॉल्बिलाइज हो रहे हैं तो हम इनको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, डिस्टिलेशन मेथड ठोस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठोस के लिए सिर्फ सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन मेथड हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। डिस्टिलेशन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, स्पेशली लिक्विड के लिए। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के आधार पर हम लिक्विड के हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो डिस्टिलेशन जो होता है लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ड्यूरिंग लेसेग्ने टेस्ट नाइट्रोजन एंड सल्फर, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद हैं, नाइट्रोजन अगर मौजूद होगा तो कार्बन पहले से मौजूद होगा, तो लेसेग्ने टेस्ट क्या बना लेता है, सोडियम साइनाइड। अगर कंपाउंड में सल्फर मौजूद है तो सोडियम सल्फाइड बनता है। अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद हैं, कार्बन तो मौजूद रहेगा ही रहेगा, तो बनाते क्या है बेटा, NaSCN। और अगर मान लीजिए हैलाइड मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये क्या बनाएगा, NaX। ये सोडियम एक्सट्रैक्ट में ये साल्ट हमें प्राप्त होंगे। कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है, ठीक है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट सोडियम साइनाइड बनाता है। अगर सल्फर है तो सोडियम सल्फाइड बनाता है। अगर दोनों हैं तो ये सोडियम थायोसाइनेट बनाते हैं। और अगर हैलोजन है तो ये NaX बनाते हैं। ये सोडियम एक्सट्रैक्ट की सोल्यूशन है। क्लियर। इसमें कह रहे साहब नाइट्रोजन सल्फर दोनों है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, NaSCN। चाहे NaCN क्या चाहे NaCNS कहें, बात एक ही है। ज़ेल्डाल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इज। ध्यान रखें, किसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ज़ेल्डाल मेथड नॉट यूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल नहीं होता है, यही जान ले भैया, नाइट्रोबेंजीन के लिए। और किसके लिए नहीं इस्तेमाल होता, नाइट्रोसोबेंजीन के लिए। और किसके लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता, या बल्कि ऐसे स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन
रिंग, जैसे पिरिडीन हुए, क्विनोलीन हुए। और किसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? एजोबेंजीन के लिए। और किसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये सब पूरा का पूरा नाइट्रोजन इनका अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्वांटिटेटिवली नॉट कन्वर्टेड इन अमोनियम सल्फेट, जो इनका फाइनल प्रोडक्ट बन करके आता है। अब इसमें देखिए जरा, किसके किसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा? इनके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, इनके लिए हो जाएगा, इनके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए यही तो कंपाउंड है ना ये। पिरिडीन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ए, सी और डी, आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा भैया डी। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कितना परसेंट? 40%। हाइड्रोजन कितना परसेंट? 13.33%। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 46.67%। करें व्हाट वुड बी इट्स इंपेरिकल फार्मूला? तो अगर हम कार्बन को देखें तो कितना परसेंट है भैया? 40%। 40/12। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो 13.33/1। और अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो 46.67/14। यह आ जाएगा 3.33, यह आ जाएगा 13.3, यह आ जाएगा 3.33। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 3.33/3.33, 13.33/3.33, ये हो जाएगा 3.33/3.33, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। तो C4 नहीं, C1H4N1, या कह सकते हैं CH4N। ये कंपाउंड निकल करके आएगा। इसका इंपेरिकल फार्मूला चेक कर लीजिए, आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। क्लियर? अगला देखें भैया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन? इसमें कौन कौन सा कंपाउंड लेसेग्ने टेस्ट नहीं देगा नाइट्रोजन के लिए? अगर किया जाएगा तो यूरिया, इसमें भी कार्बन है, फेनहाइड्राजीन इसमें भी कार्बन है, एजोबेंजीन इसमें भी कार्बन है। आप बना के ऐसे देख लीजिएगा, ये एजोबेंजीन है। ठीक है, ये फेनहाइड्राजीन है, NH2 NH, ये हाइड्राजीन है, ये यूरिया हुआ। स्पष्ट? तो इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें सोडियम साइनाइड नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो ये टेस्ट नहीं देंगे। स्पष्ट? आइए भैया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 49.3% कार्बन, 6.84% हाइड्रोजन एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज कितना भैया? 73। ठीक है, अगर वेपर डेंसिटी 73 है तो मॉलिक्यूलर वेट जरा ज्ञात करिए। 2 इंटू 73, 2 इंटू 73, ये हो जाएगा 146। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट इसका निकल करके आएगा भैया। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, इनका मॉलिक्यूलर वेट 146 निकल कर आ रहा होगा, और किसी का मॉलिक्यूलर वेट 146 नहीं आ रहा है। वो जिसका आ रहा चुपचाप आंसर लगाइए और पतली गले से निकल लीजिए भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कर द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एन एसिड CH2O2, द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सिंपलेस्ट एसिड में बी। ये कंपाउंड है भैया, यह CH2O2। जरा बताइए, क्या आप इससे भी और नीचे जा सकते हैं? नहीं जाएंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला ही है, तो यही इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। इन पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी
पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में याद रखिएगा, इसमें स्टेशनरी फेज एंड मूविंग फेज बोथ आर, दोनों ही क्या होते हैं भैया, लिक्विड होते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, उसको सॉल्वेंट में डिप कर लिया जाता है और ले जा करके उसको इलिवेंट में रखा जाता है। इलिवेंट धीरे धीरे उसी लिक्विड स्टेशनरी फेज पे चढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो हम सैंपल को सेपरेट करते हैं, दोनों ही फेज लिक्विड होते हैं, उन्हीं के मध्य सेपरेट करते हैं। यह है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखिए मूविंग फेज इज लिक्विड, स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द लेसैग्नेज टेस्ट फॉर नाइट्रोजन विल नॉट बी पॉजिटिव। कह रहे फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द लेसैग्नेज टेस्ट फॉर नाइट्रोजन विल नॉट बी पॉजिटिव। तो किसके साथ पॉजिटिव नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। लेसैग्ने टेस्ट, इसमें देखिए नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, यूरिया कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। डाइजोनियम, डाइजो कंपाउंड के साथ, डाइजो कंपाउंड के साथ नहीं होगा। डाइजोनियम साल्ट जो होते हैं ये नाइट्रोजन इसका उड़ जाएगा बेटा जब हीट किया जाता है। यह है इथेनामाइड CH3CO NH2, ये इथेनामाइड है, ये तो देगा ही देगा, ये उड़ जाएंगे डिकम। आप ऐसे देखिए डाइजोनियम साल्ट ही है, ठीक है। जब आप हीट करेंगे तो N2 निकल के भाग जाएगा। जब नाइट्रोजन ही गायब हो जाएगा तो क्या टेस्ट हो पाएगा, नहीं साहब। 0.765 ग्राम ऑफ एन एसिड गिव 0.535 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.138 ग्राम ऑफ H2O, देन द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी। लिबिक्स मेथड के द्वारा परसेंट ऑफ कार्बन जब आप निकालेंगे तो ये होगा भैया 12/44, ये होगा वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, और परसेंट ऑफ हाइड्रोजन जब आप निकालेंगे तो 2/18 वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये हो जाएगा 12/44। CO2 का वेट कितना है 0.535 अपान हो जाएगा 0.765 इंटू 100, और इसका हो जाएगा 2/18। वेट ऑफ वाटर कितना दिए 0.138 अपान 0.765 इंटू 100। क्लियर। इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो निकल करके आएगा वो 19:2 निकल करके आएगा। चेक करके देख लीजिएगा। स्पष्ट, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछ रहे हैं। यहीं से आप रेशियो निकाल लीजिएगा, इनका जो डाटा निकल के आएगा, इनका जो डाटा निकल करके आएगा। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स लेसैग्ने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन फेल। किस कंपाउंड के लिए लेसैग्ने टेस्ट नाइट्रोजन का फेल हो जाएगा, तो नाइट्रोबेंजीन के लिए कर लेसैग्ने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन इज फेल। तो पहली चीज तो हाइड्रोजन के लिए नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिलमीन के लिए नहीं होगा, क्योंकि लेसैग्ने टेस्ट उन्हीं मॉलिक्यूल के लिए होगा जिनमें नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी हो। बस खाली BDS एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन के साथ कार्बन तो होता है लेकिन लेसैग्ने टेस्ट पॉसिबल नहीं होता बेटा। क्लियर। तो इसमें हाइड्रोक्सिलमीन, इसमें नाइट्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं। हाइड्रोक्सिलमीन देखिए यही होता है NH2OH, और ये हाइड्रोजन ये हुआ NH2 न इसमें कार्बन है न इसमें कार्बन है। नाइट्रोजन के साथ कार्बन होना जरूरी है लेसैग्ने टेस्ट में भैया। इसमें आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे व्हिच विल नॉट गिव प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl ऑन हीटिंग विद AgNO3। वो कंपाउंड नहीं देगा जो आयनिक नहीं होगा। आयनिक कौन नहीं है, देखिए आयनिक है। अगर आप इसका AgNO3 से रिएक्शन आप कराएं तो AgCl का PPT आ जाएगा। इसका रिएक्शन अगर आप AgNO3 से कराएं तो AgCl का PPT आ जाएगा।
लेकिन इसमें अगर आप AgNO3 डालेंगे, नो PPT, बिकॉज CCl4 इज कोवैलेंट मॉलिक्यूल, डोंट गिव कोलाइड आयन। कोलाइड आयन देता नहीं, जब कोलाइड आयन नहीं मिलेगा तो AgCl का PPT ही नहीं आएगा। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। 32 नंबर सवाल पे आ जाए। करें इन लेसेग्ने टेस्ट द प्रूशियन ब्लू color obtained during the test of nitrogen is due to the formation of। इसमें बेटा फेरिक आयन के साथ रिएक्शन करा दिया जाता है, FeCN6। जब ये दोनों मिलेंगे तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। इसी को कहा जाता है प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखना आयरन ये 3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है और ये आयरन 2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। इसे बोलते हैं फेरो साइनाइड, फेरोसाइनाइड। स्पष्ट? इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? ये Fe3 नहीं, Fe4 होगा, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? मैच करा लीजिए, आपके सामने बना हुआ है। अच्छा, एक चीज और आप जान लें, इसी को टर्न बुल्स ब्लू भी कहा जाता है। The compound formed in the positive test of nitrogen with Lessagne solution of an organic compound। जब हम नाइट्रोजन का लेसेग्ने टेस्ट कराते हैं तो जो कंपाउंड उसमें बन करके आता है, अभी जस्ट यही तो आप चर्चा किए, यही कंपाउंड बन करके आता है, फेरोसाइनाइड। पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, आर सेपरेटेड बाई। अब इसमें जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ये स्टीम के साथ उड़ता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं उड़ता। ये स्टीम के साथ क्यों उड़ता है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ड्यू टू चिलेशन। इनका कम क्यों नहीं होता? ड्यू टू एसोसिएशन। तो इनको हम सेपरेट किस मेथड से करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन विधि द्वारा। ए कंपाउंड हैज एन इंपेरिकल फार्मूला C2H4O, ये है। एन इंडिपेंडेंट एनालिसिस गिव वैल्यू ऑफ 132 फॉर इट्स मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो अगर इसका इंपेरिकल फार्मूला हम लोग देखें तो इंपेरिकल फार्मूला इसका आया है C2H4O। अगर हम इसका इंपेरिकल वेट निकालें तो हो जाएगा 12 दूना 24, 12 + 12 + 4 + 16, तो 12 दूना 24, 6, 30, 4, 34, ठीक है। 3 और 3 3 कितना हुआ? 1 2 3 और 3 कितने हुए? 6, 64 इसका निकल करके आया। इंपेरिकल वेट 64। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल करके आ रहा है भैया? कितना दिए हैं? 132, ठीक है। तो अब जब आप इसका n निकालोगे तो n क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है इंपेरिकल वेट इनटू होल n के। तो मॉलिक्यूलर वेट है 132, ये है 64। क्लियर बात? 64 और 64 दूना कितना हो जाएगा? 132 निकल के n आ जाएगा 2। तो अगर 2 निकल करके आया तो फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H4O होल ट्वाइस, तो हो जाएगा C4H8O2। तो C4H8O2, C4H8O2, ये जो इसका निकल करके आएगा मॉलिक्यूलर वेट
एम्पेरिकल वेट, ये 64 नहीं होगा, हम लोग गड़बड़ किए बैठे हैं। इसका एम्पेरिकल वेट जो निकल करके आएगा ये होगा 12 दूनी 24, 25, 26, 27, 28, 28 और 16, ये हो जाएगा 44। एम्पेरिकल वेट इसका आएगा 44, ये हो जाएगा इतना अपान 44। ठीक है, जब डिवाइड आप करोगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3। यही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये हो जाएगा बेटा C6H12O3। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए बेटा, आई एम वेरी सॉरी, गड़बड़ हो गया था, इसको सही कर लीजिए, इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम्पिरिकल वेट 44 आएगा। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एन एम्पेरिकल फार्मूला CH2O, इट्स वेपर डेंसिटीज कितना भैया 45। वेपर डेंसिटीज का कितना दे दिए हैं 45 दे दिए हैं। कह रहे द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, जाहिर सी बात है कि एम्पेरिकल फार्मूला इसका दे दिए हैं CH2O, तो अगर हम इसका एम्पेरिकल वेट निकालें तो 12, 13, 14, 14 दूनी 28, 29, 30, ये है CH2O का जो एम्पेरिकल वेट निकल करके आएगा, ये हो जाएगा भैया 30। ठीक है, 30 निकल करके आया। और इसी का मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालोगे तो 2 इंटू क्या होगा वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 45, ये कितना निकल के आएगा 90। जब आप n निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट अपान एम्पेरिकल वेट, ये है 90 अपान 30, कितना निकल के आया 3। अगर ये 3 निकल करके आया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप निकालेंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला होल n होता है। एम्पेरिकल फार्मूला भैया CH2O है और होल n कितना आ जाएगा 3, यहाँ 3 रख दे रहे हैं, तो आ जाएगा C3H6O3। इसमें ढूंढिए कोई आंसर मैच कर रहा C3H6O3 में, इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सावधानी थोड़ा बरते रहिएगा भैया, ऊपर नीचे हो जाएगा मामला गड़बड़। ड्यूमास मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ, जब हम लोग ड्यूमा मेथड का एस्टिमेशन करते हैं, ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन का, तो इंड प्रोडक्ट जो हमारा निकल करके आता है नाइट्रोजन हमारा अमोनियम सल्फेट के रूप में नहीं आता, किस रूप में आता है गैस के रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे हाउ विल यू सेपरेट अ सॉल्यूशन जो कि मिजिबल है ऑफ बेंजीन प्लस क्लोरोफार्म। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बेंजीन और क्लोरोफार्म को हम मिलाते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में 30 डिग्री के आसपास अंतर आता है। जाहिर सी बात है अगर 30 या 30 से ऊपर का अंतर हो या 20 से 30 के बीच में 20-30 डिग्री से ऊपर का अंतर होता है तो हम उसमें सिंपल डिस्टिलेशन या कह सकते हैं डिस्टिलेशन विधि अपनाते हैं। इसमें आप इस्तेमाल कौन सा होगा भैया, ये डिस्टिलेशन विधि इस्तेमाल किया जाएगा। और वैसे भी अगर आपको नहीं याद है कि कितने डिग्री का अंतर है, चलिए मान लीजिए भूल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है लिक्विड को लिक्विड से जब आप सेपरेट करोगे तो सब्लिमेशन विधि तो अपनाओगे नहीं, फिल्ट्रेशन इस्तेमाल नहीं होगा, क्रिस्टलाइजेशन इस्तेमाल नहीं होगा, तो कौन सा इस्तेमाल होगा डिस्टिलेशन मेथड अपना इस्तेमाल होगा बेटा। द बेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड, देखिए ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो जाहिर सी बात है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज नहीं होगा, सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं होगा, क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं होगा, तो यूज कौन सा होगा क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सॉल्बिलिटी दोनों की क्या होगी अलग अलग होगी बेटा। सुटेबल सॉल्वेंट में कह रहे 0.1877 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन एनालाइज्ड बाय ड्यूमा मेथड yields 32 ml of moist nitrogen measured at 287 Kelvin and 758 mm of mercury
प्रेशर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका जो एक्सटेंशन दिए हैं वो 12 mm दिए हैं। क्लियर बात? आई बेटा, तो इसमें जो है पहले तो हम फार्मूला लिख लें ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन के परसेंटेज वाला। तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू हो जाएगा 28/22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 8 NTP अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ध्यान दें, ये जो वॉल्यूम हमें दिया गया है NTP पे नहीं दिया गया है। ये जो 32 ml हमको प्राप्त हो रहा है, ये हमें जो 32 ml दिया गया है ये भैया NTP पर नहीं है। हमें पहले क्या करना होगा, इसको NTP पर कन्वर्ट करना होगा। 287 केल्विन पर ये हमें दिया है। P2 V2 अपान T2 इक्वल टू P1 V1 अपान T1। तो जब आप यहाँ से V2 निकालोगे ये होगा P1 V1 अपान T1, T2 ऊपर जाएगा और P2 नीचे आएगा। ये होगा P1 V1 अपान T1 इंटू 273 अपान 760 mm ऑफ मरकरी। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम आप निकालोगे ये वॉल्यूम होगा किस पर, NTP पर। अब इसमें आप वॉल्यूम निकालो N2 का NTP पर। यहाँ पर P1 कितना दिए हैं बेटा, प्रेशर। अब देखना जरा, प्रेशर में भी घोल है। जो प्रेशर हमें दिया गया है वो 758 mm है। इसमें से आप क्या करोगे, एक्वस टेंशन का प्रेशर माइनस करोगे जो 12 mm है। तो जब आप 12 माइनस करोगे तो 746 mm प्रेशर आएगा। ये हो जाएगा 746 अपान टेम्परेचर कितना है 287, 273 अपान 760। यही वैल्यू ले आकर के आप यहाँ पुट करोगे और यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट रखा जाएगा 0.1877 ग्राम रखा जाएगा। क्लियर? इसको आप रख करके परसेंट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये लगभग 20% के आसपास आएगा भैया, चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहे ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सोडियम मेटल नाइट्रोजन ऑफ द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू। तो किसमें चला जाएगा ये, सोडियम साइनाइड, अभी जस्ट डिस्कस किया गया। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट 0.31 ग्राम गिव कितना ग्राम भैया, मैग्नीशियम दे रहा है 0.444 ग्राम मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट इन द एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस ऑफ कैरियस मेथड। तो परसेंट ऑफ फास्फोरस इक्वल टू हो जाएगा 62 अपान 222। ये हो जाएगा वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो हो जाएगा 62 अपॉन 222। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट 0.444 ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हुआ 0.31 ग्राम इंटू 100। ये निकल कितना आ जाएगा, लगभग 40% के आसपास। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द सेपरेशन ऑफ different fractions from mixtures of solution is carried by making use of the following property of the fractions। जाहिर सी बात है कि किसके आधार पर हम लोग इनको सेपरेट करते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। सब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज प्रोसेस बाय व्हिच द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशन कैरीड बाय मेकिंग यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रैक्शंस। जाहिर सी बात है कि दो लिक्विड अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के होंगे तो उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। जितने भी डिस्टिलेशन प्रोसेसेस हैं जो लिक्विड से लिक्विड को अलग करे जाते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ही मुख्य रूप से अलग किए जाते हैं। इनकी जो मुख्य प्रॉपर्टी होती है वो बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, सॉल्युबिलिटी नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, कौन भैया, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर?
अगले सवाल पर आ जाएं। कर साहब एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। तो इसमें आपको हम सवाल लगाना सिखा चुके हैं इनको। इसमें अगर हम मोल्स ऑफ कार्बन निकालें तो पहले तो आप ये देख लें कि कार्बन का परसेंट कितना है, 38.71%। हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, 9.67%। जोड़ दें दोनों को तो ये निकल करके आ जाएगा 48.4%। जाहिर सी बात है परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए 100 में से 48.4 घटाना होगा तो 51.6% ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। आपको करना क्या है, मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए इसका जो परसेंट आया 38.71 अपॉन 12, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब आप निकालेंगे तो 9.67 अपॉन 1, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब आप निकालेंगे तो 51.6 बाई 16। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, 9.67 होगा। ठीक है, अब 12 3 36, 3 के आसपास ही वैल्यू आ रही होगी, ये आ जाएगा 9 के आसपास वैल्यू, ये भी 16 3 48, 3 के आसपास ही वैल्यू आ रही होगी। क्लियर बात। अब अगर आप इसको 3 देखें मिनिमम है तो हो जाएगा 3/3, 1 आ गया, 9/3, 3 आ गया, 3/3, 1 आ गया। तो अगर आप कंपाउंड देखें CH3O, CH3O, ये इंपेरिकल फार्मूला निकल करके आ गया, क्योंकि इसमें हम नियरली नंबर ले लेते हैं, क्योंकि बाद में अप्रॉक्सेशन लेते हैं, हम पहले से अप्रॉक्स लेकर के चल रहे हैं। CH3O निकल करके आना चाहिए, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज सुइटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एनिलीन। करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज सुइटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन के लिए कौन सा प्रोसेस सबसे अच्छा माना जाएगा, अभी जस्ट बताया गया, स्टीम डिस्टिलेशन। करें 0.1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट with empirical formula of CH2O contains 1 gram of hydrogen. What is the molecular formula? अब आप ऐसे समझिए, 0.1 मोल कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कितना ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1/1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन। तो 1 मोल कार्बोहाइड्रेट कितना रख रहा होगा, 1/0.1, कितना हो गया, 10 मोल हाइड्रोजन। चेक कर लीजिए किसमें 10 मोल हाइड्रोजन है, इसी में है 10 मोल हाइड्रोजन, ये देखिए 10 मोल, इसमें 12 मोल है, इसमें 8 मोल है और इसमें 6 मोल है। एक और फार्मूला, ये एक और तरीका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ कंपाउंड इनटू हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, तो जब आप एक्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो हो जाएगा मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोजन का मोल कितना है, 1 ग्राम में, मतलब 1 मोल हुआ, ये हुआ 0.1, निकल कितना आ जाएगा, 10 मोल। तो 10 मोल हाइड्रोजन मौजूद होगा, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। करें एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स 20% नाइट्रोजन। कितना परसेंट नाइट्रोजन रख रहा है भैया, वो 20%। करें इफ कंपाउंड हैज 2 नाइट्रोजन एटम देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड विल बी। तो परसेंट ऑफ एटम इक्वल टू मोलर मास ऑफ एटम इंटू संख्या ऑफ एटम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में ये फार्मूला आपको लिखवाया गया बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20% नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 14, संख्या हो गया 2, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, इंटू क्या हो जाएगा 100। जब आप यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ये आ जाएगा 140। चेक कर लीजिएगा भैया।
कह रहे which of the following compounds give blood red coloration when its Lessagne extract is treated with alkali and ferric chloride। क्लियर बात। तो ये वही कंपाउंड होगा जिसमें सल्फर मौजूद होंगे, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद हों। तो डाइफेनिल, ये देखना डाइफेनिल है न, इसमें नाइट्रोजन है न सल्फर है। फेनिल हाइड्राजीन, ये देखना ये हो गया फेनिल हाइड्राजीन। बेंजामाइड, ये हो गया बेंजामाइड। तो बेंजामाइड, फेनिल हाइड्राजीन, डाइफिनाइल, इन सब में मौजूद होंगे नाइट्रोजन। इसमें देखिए नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन, लेकिन इसमें सल्फर मौजूद नहीं है। वही कंपाउंड रेड ब्लड सोल्यूशन देगा जिसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों मौजूद। थायोरिया देखिए NH2CO NH2, ये है यूरिया। और यहाँ से O हटा के यहाँ S लगा दें, ये क्या हो जाएगा थायोयूरिया। जब आप इसको हीट करोगे तो ये NaCnS, यानी जब इसका क्या बनाओगे आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओगे, यानी कि यहाँ CnS आया, फेरिक आयन से रिएक्शन करेगा, ये FeCnS, ये बनेगा भैया ब्लड रेड सॉल्यूशन। क्लियर, यही बन करके आएगा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट 29.5 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन was digested according to Zeldal विधि। 5 milligram of an organic compound containing nitrogen was digested according to the Zeldal method and evolved ammonia was absorbed in 20 ml of 0.1 molar HCl solution. The excess of the acid required 15 ml of 0.1 molar NaOH solution for complete neutralization. The percentage of nitrogen इन द कंपाउंड इच। क्लियर, पहले तो हम फार्मूला लिखें कि परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही फार्मूला इसमें भैया लगेगा। यहां पर अगर हम एसिड का मिली इक्विवेलेंट निकालें तो हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम एसिड को एक्सेस में डाल दिए हैं और रिमेनिंग एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डाल रहे हैं बेस। मान लीजिए हम मिलिकुलेंट एसिड का 20 डाल दिए थे, इसका जितना बचा 5 मिलिकुलेंट हम NaOH इस्तेमाल किए, इसका मतलब कि 5 मिलिकुलेंट इसका बचा होगा। तो मिलिकुलेंट एसिड कितना लगा जो यूज हुआ, तो 20 में से हम 5 घटाएं कितना आ जाएगा 15, वही 15 मिलिकुलेंट यूज हुआ होगा। तो वही तो काम हम यहां पर कर रहे हैं ना बेटा। एसिड का मिलिकुलेंट कितना दिया गया है, ये हो जाएगा इसका M इंटू एक्स इंटू वी HCl का, M इंटू एक्स इंटू वी किसका NaOH का। इसका मोलरिटी दिया है 0.1, x हो जाएगा 1, वॉल्यूम हो गया 20, माइनस इसका दे दिए हैं 0.1, x हो जाएगा 1, वॉल्यूम कितना है इसका 15, ये निकल के आ जाएगा 0.5 मिलिकुलेंट। ये 0.5 मिलिकुलेंट हम ले आकर के यहाँ पुट कर देंगे। तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 इंटू 0.5 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 29.5 मिलीग्राम है, तो 10 की पावर -3, ये निकल करके आ जाएगा 23.7%। स्पष्ट। अगले सवाल पे आ जाए। Which of the following compounds will not give Lessagne test for nitrogen? कह साहब which of the following compound will not give Lessagne test for nitrogen? नाइट्रोजन के लिए Lessagne टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन के लिए कौन सा कंपाउंड सुटेबल नहीं होगा? तो वही कंपाउंड सुटेबल नहीं होगा जिसमें
नाइट्रोजन तो होगा लेकिन कार्बन नहीं होगा। आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे इन ड्यूमा मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.35 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 55 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड at 300 Kelvin temperature and 715 mm of pressure. The percentage composition of nitrogen in the compound would be, एक्वेस्टेंशन इसका दे दिए हैं 15 mm। ये हो जाएगा परसेंट ऑफ नाइट्रोजन 28 अपान 22,400 वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP अपान वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अभी इस टाइप के सवाल हम लोग किए हैं। वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट NTP का फार्मूला हम लोग निकाला था P1V1 अपान T1 इंटू 273 अपान 760। यहाँ पर जो प्रेशर P1 रखा जाएगा वो डिफरेंस रखा जाएगा। जो P1 होगा वो हमें जो 715 दिया गया है कुल प्रेशर, जिसमें वाटर का एक्वेस्टेंशन भी होगा, 15 इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 700। ये हो जाएगा 700। V1 कितना दिया गया भैया 55 ml अपान T1 कितना दिया गया है 300 केल्विन 273 अपान 760। यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगा ये वैल्यू लिया करके आप यहाँ पुट करिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेट दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट दिए 0.35 ग्राम, इसको ले आकर के यहाँ पुट करना है। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन जब निकालेंगे आप तो 16.45 के आसपास आना चाहिए। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं। द लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेट HNO3 व्हाइल टेस्टिंग फॉर हैलोजेंस बाय डूइंग सो इट। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि कंपाउंड के अंदर मौजूद सोडियम सल्फाइड और कंपाउंड के अंदर मौजूद सोडियम साइनाइड ये डिकम्पोज हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इंटरफियर कर सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं ए गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, ये है CXHY। जला दीजिए इसको। X मोल ऑफ CO2 Y/2 मोल ऑफ H2O प्राप्त होगा। ठीक है। अब अगर आप यहां से देखें तो मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होगा? अगर मोल्स ऑफ CO2 आप निकालें, ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन CO2 तो हो जाएगा X के बराबर। ठीक है, या अगर X आप निकालें, X सीधे X इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ CO2 के, और Y/2 इक्वल टू किसके हो जाएगा? मोल्स ऑफ H2O के। भाई Y/2 मोल H2O बन रहा है और X मोल CO2 बन रहा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? यही X, और क्या निकालना है? यही Y। तो अगर आप Y निकालेंगे तो हो जाएगा मोल्स ऑफ H2O इंटू 2 ये, और यहाँ पर सीधे ये निकल करके आया। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे मोल्स ऑफ CO2 तो CO2 का मोल नहीं दिए, मास दिए हैं 3.08 अपान 44। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 0.07। और यहीं पर जब आप निकालोगे इसका वेट 0.72, ठीक है, अपान 18 इंटू 2, ये आएगा 0.04 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.08। अब आप x अपान वाई को 0.07 अपान 0.08, ये आ जाएगा 7/8, यानी C7H8। ये फार्मूला निकल करके आएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, C7H8। अगले सवाल पे आ जाए। जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अप्लीकेबल टू, किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा?
ये पिरिडीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उन कंपाउंड्स के लिए जिनमें नाइट्रोजन रिंग के अंदर मौजूद होते हैं भैया। इन द जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन present in the soil sample, ammonia evolve from 0.75 gram of sample, neutralized 10 ml of 1 molar H2SO4, percentage of nitrogen in the soil will be, तो percent of nitrogen is equal to 1.4 into moleculant of acid upon weight of organic compound, 1.4 into एसिड का मोलिकुलेंट कितना हो जाएगा, m इंटू एक्स इंटू वी ऑफ H2SO4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1.4 इंटू मोलरिटी कितना दिया गया 1, x कितना हो जाएगा 2, वॉल्यूम कितना दिया गया है 10, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना मास दे दिया गया भैया, कितना दिया गया है 0.75, ये निकल के आ जाएगा लगभग 37% के आसपास आ रहा होगा भैया ये। क्लियर? Method for estimation of nitrogen, 0.25 gram of an organic compound give 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature, 725 mm of pressure. If the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm, the percentage of nitrogen in the compound will be। बिल्कुल अभी सेम सवाल हम लोग पीछे किए हैं एक्वस टेंशन वाला। पहले तो आप यहाँ से प्रेशर निकालेंगे, तो जब आप प्रेशर निकालोगे तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर दिया गया है माइनस एक्वस टेंशन हो जाएगा। क्लियर? टोटल प्रेशर कितना दिए हैं 725 और एक्वस टेंशन कितना दिए भैया 25, ते आ जाएगा 700 mm। ठीक है, वॉल्यूम जब आप इसका N2 का NTP पर निकालोगे तो इसके लिए फार्मूला आपको पता है, P1V1 अपान T1 इंटू 273 अपान 760। P1 कितना दिया गया है इसका 700 mm आ जाएगा, 273 आ जाएगा, अपान T1 कितना दिए हैं 300 केल्विन, और ये हो जाएगा 760। ये वैल्यू ले आकर के हमें पुट करना है कहाँ, वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 28 अपॉन 22,400, ये परसेंट ऑफ क्या निकल के आ जाएगा नाइट्रोजन। लगा लेंगे सवाल, अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस 250 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr, the percentage of bromine in the compound will be, तो परसेंट ऑफ ब्रोमीन ये हो जाएगा 80 अपान 188 इंटू वेट ऑफ AgBr अपान वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये हो जाएगा 80 अपान 188। सिल्वर ब्रोमाइड का मास कितना दिए भैया ये 141 मिलीग्राम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिए हैं 250 मिलीग्राम, मिलीग्राम मिलीग्राम कैंसिल होगा, इंटू 100, इसमें निकल करके लगभग आ रहा होगा 24%। चेक कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे साहब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सुटेबल फॉर जेल्डाल मेथड फॉर नाइट्रोजन, इसमें कौन सा हो जाएगा डी। क्यों, नाइट्रोबेंजीन के लिए, BDS के लिए, पिरिडीन के लिए ये लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होते। द जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। वही सवाल देखिए फिर दोबारा आया है, फिर वही आंसर करेक्ट होगा। इसके लिए लागू नहीं होगा जेल्डाल मेथड, इसके लिए लागू नहीं होगा, इनके लिए लागू नहीं होगा। स्पष्ट? अगले सवाल पे आ जाएं। लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, अगर दोनों मौजूद होंगे तो जो ब्लड रेड कलर निकल करके आता है यह है फेरिक आयन, इनका थायोसाइनेट से रिएक्शन होगा Fe, यही आता है ब्लड रेड कलर। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
कह रहे ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। सॉलिड से अगर कोई डायरेक्ट वेपर में चला जा रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा होगा? सब्लिमेशन। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब्लिमेशन प्रिंसिपल पर ये आधारित है। कह रहे मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना भैया। क्लियर? क्लोरोफार्म और एनिलीन किस विधि द्वारा अलग होते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री ये किसके द्वारा होते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनके द्वारा। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई प्रेस डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। एनिलीन एंड वाटर ये किसके द्वारा होंगे भैया? ये स्टीम डिस्टिलेशन। मैच करा लीजिएगा, हम एरो बना दिए हैं। कह रहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट बिलोंग टू लेसेग्ने टेस्ट। अगर कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद हो, अगर नाइट्रोजन मौजूद होगा तो कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NaCN। तो ये तो होगा। Na2 से भी बना लेंगे। Na अगर हाइड्रोजन होगा तो NX बनता है। ये नहीं होना चाहिए रिएक्शन, ये होता ही नहीं रिएक्शन। ये कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड बने लेसेग्ने टेस्ट में। क्लियर? अब इसके बाद ये जो 63 सवाल थे कंप्लीट हुए। इसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ साल्ट पर आएंगे, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।